अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। इस वक्त वाशिंगटन में अमेरिकी सदर ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर ट्रंप की दावत पर व्हाइट हाउस में लंच पर मुलाकात करने जा रहे हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं और इस अहम मुलाकात के हवाले से मुतादिद सवालात जन्म ले रहे हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से हैं बल्कि खित्ते में ईरान इसराइल जंग और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी हैं। इसलिए कयास रइयां की जा रही हैं कि आज की मुलाकात में सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान क्या बातें होंगी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत भी इस मुलाकात पर गहरी नजर रखे हुए है। भारत में गोदी मीडिया और बीजेपी हैरान परेशान है कि ये मुलाकात कैसे हो गई, इसमें क्या बातें होंगी। कांग्रेस इस मुलाकात को लेकर वजीर आजम मोदी को एक बार फिर शर्मिंदा कर रही है, जबकि सदर ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी थी। दोनों जौहरी हथियारों वाले मुमालिक हैं। पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने ये भी कहा कि आई लव पाकिस्तान। Today with the Pakistani Army Chief of Staff, what are you looking forward to achieving diplomatically? Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I stopped a war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, and they were going at it. And they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. हम पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से इस मुलाकात और खित्ते के हालात के हवाले से बात करेंगे। उनसे ये भी पूछेंगे कि भारतीय मीडिया में एक अलग ही परेशानी लाहक हो गई है और पैनिक फैला हुआ है। भारतीय न्यूज़ चैनल एनडीटीवी ने अब से कुछ देर पहले दावा किया है कि पाकिस्तान 40 चीनी J-35 स्टेल्थ जेट्स हासिल करने जा रहा है। क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान ये एडवांस तैयारे अब चीन से हासिल करने जा रहा है और चीन पाकिस्तान को ये तैयारे देने जा रहा है? जबकि गुज़िश्ता साल नवंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का सदारती इलेक्शन जीता और फिर रवा साल जनवरी में ओहदा संभाला तो भारत में वजीर आजम मोदी और उनके हामी जश्न मना रहे थे और सदर ट्रंप को भारत का सबसे बड़ा दोस्त और खैरख्वाह करार दे रहे थे। मगर सिर्फ 5 महीनों के अंदर ही भारत में सदर ट्रंप सबसे मुतनाज़ शख्सियत बन गए हैं और उनके गैर मुतवक्के इक़दामात और ऐलानात से वज़ीर आज़म मोदी बार बार बचने की कोशिश करते हैं मगर बार बार ही फंस जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि सदर ट्रंप को कैसे डील करना है। आज ही भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने अमेरिकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला देते हुए बताया कि वज़ीर आज़म मोदी ने सदर ट्रंप को बताया कि सीज़ फायर पाकिस्तान और भारत ने खुद किया था। इसका अमेरिका या अमेरिकी ट्रेड डील से ताल्लुक नहीं था। भारत ने सालिसी को कभी तस्लीम नहीं किया, ना अब करता है, ना ही कभी करेगा। मगर विक्रम मिस्री के बयान के चंद घंटे बाद ही अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर अपना वही दावा दोहरा दिया और एक बार फिर पाक भारत सीज फायर में अपनी सालिसी का क्रेडिट ले लिया। उस पूरी सूरत हाल में आज वाशिंगटन में सदर ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ज़ोहराना अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से जारी होने वाले शेड्यूल के मुताबिक ये मुलाकात व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में हो रही है। बीबीसी के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ 14 जून से अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिकी सदर से उनकी मुलाकात पहले से ही तय थी। ताहम इस मुलाकात में और कौन शरीक होगा इस हवाले से कोई मालूमात फराहम नहीं की गई हैं। इस मुलाकात के दौरान मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद नहीं होंगे। दूसरी मुद्दत के लिए ओहदा संभालने के बाद से अमेरिकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान की किसी आला शख्सियत से ये पहली मुलाकात है और ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है कि जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी है और सदर ट्रंप इस जंग में अमेरिकी शमूलियत पर गौर कर रहे हैं। साथ ही हालिया दिनों में पाकिस्तान और भारत ने अमेरिका और दीगर ममालिक में सिफारती वफूद भेजे थे और अपना बयानिया पेश किया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में वफ़द ने अमेरिका में अहम मुलाकातें की थी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया था। जबकि अमेरिका में भारतीय सिफारती वफ़द की नायब सदर JD वेंस से मुलाकात हुई तो मोदी हुकूमत और उनके हामी इसको अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहे थे। लेकिन अब जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच कर रहे हैं तो भारत में एक दफ़ा फिर मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर सवालात उठाए जा रहे हैं, तनकीद बढ़ रही है। भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसी तनाजुर में एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय खारजा पॉलिसी तबाह कर दी है। इसी तरह कांग्रेस के सीनियर रहनुमा J राम रमेश ने कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वाशिंगटन बुलाना और व्हाइट हाउस में खाने पर मदऊ करना हमारे वजीर आजम के लिए बहुत बड़ा झटका है। जबकि कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा है कि हमारी खारजा पॉलिसी का इससे बड़ा क्या मजाक उड़ सकता है कि अमेरिकी सदर भारत के दुश्मन के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं और हम चुप बैठे हैं। आज दोपहर में 1 बजे वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर के लिए एक प्राइवेट लंच होस्ट कर रहे हैं। ये जो लंच है ये निजी लंच है, ये वाशिंगटन के कैबिनेट रूम में किया जाएगा और प्रेस से कोसों दूर किया जाएगा। तो इस लंच की कितनी अहमियत है और कितनी आत्मीयता है
उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इससे बड़ा हमारा फॉरेन पॉलिसी का, इससे बड़ा हमारा विदेश नीति का कोई मखौल उड़ना बाकी है क्या कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के दुश्मन पाकिस्तान की सेनाध्यक्ष के साथ बैठकर लंच कर रहा है और हम चुप हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज निमंत्रण मिला है व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन करने के लिए। मैं समझता हूँ हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। इस पर अब भारतीय हुकूमत ये दावा कर रही है कि सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी को भी मुख्तसर मुलाकात के लिए मदऊ किया था, लेकिन वजीर आजम मोदी ने मसरूफियात की वजह से सदर ट्रंप से मिलने से इनकार कर दिया है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कल अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वजीर आजम मोदी के दरमियान 35 मिनट जारी रहने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू की तफसीलात बताते हुए कहा कि कनाडा में G7 कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर ट्रंप और मोदी की मुलाकात तय थी, मगर सदर ट्रंप को अमेरिका वापस जाना पड़ा, इसलिए मुलाकात ना हो सकी। ताहम फोन पर गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी से पूछा कि क्या कनाडा से वापसी पर अमेरिका रुक कर जा सकते हैं, तो वजीर आजम मोदी ने पहले से तयशुदा कमिटमेंट्स की वजह से अमेरिका जाने से माजूरी का इजहार किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय हुकूमत पाक भारत सीज फायर के हवाले से सदर ट्रंप के दावे को झुटला रही है, मगर खुद वजीर आजम मोदी इस हवाले से खामोश हैं। ताहम आज भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने बताया कि सदर ट्रंप और वजीर आजम मोदी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस मौजू पर बात हुई और वजीर आजम मोदी ने सदर ट्रंप को बताया कि सीज फायर पाकिस्तान और भारत ने खुद किया था। इसका अमरीका या अमरीकी ट्रेड डील से कोई ताल्लुक नहीं था। भारत ने सालिसी को कभी तस्लीम नहीं किया, ना अब करता है, ना ही कभी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा। ट्रंप और मोदी की टेलीफोनिक गुफ्तगू और मज़कूरा तफसीलात के बाद यह सवाल उठ रहा था कि क्या सदर ट्रंप अपने दावे से पीछे हट जाएंगे या खामोशी इख्तियार कर लेंगे, मगर विक्रम मिस्री के बयान के कुछ घंटे बाद ही सदर ट्रंप ने फिर वही कुछ कहा जो वो दर्जन से जायद मरतबा कह चुके हैं, यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर उन्होंने ही करवाया था। और इस पर तबसरा करते हुए जनूबी एशिया के उमूर पर नजर रखने वाले अमरीकी तज्जियाकार माइकल कुगलमैन ने लिखा है कि सदर ट्रंप भारत के लिए अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात में सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट बन चुके हैं। सदर ट्रंप मुसलसल पाक भारत सीज फायर के बाद से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफें कर रहे हैं, अजीम करार दे रहे हैं और अब वो व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना दे रहे हैं। और जहां इस मुलाकात का एक अहम पहलू पाकिस्तान का अमरीका के साथ इंसदाद दहशतगर्दी में बढ़ता हुआ ताउन और कार्रवाइयां हैं, तो वहीं माइकल कुगलमैन के मुताबिक वहीं टाइमिंग की वजह से इस मुलाकात को मुख्तलिफ हलकों में ईरान इसराइल जंग के तराजुर में भी देखा जा रहा है, जिसमें अब अमरीका बराह रास्त शमूलियत पर गौर कर रहा है। परसों जब सदर ट्रंप कनाडा में जारी G7 समिट को अधूरा छोड़कर इमरजेंसी में वापस अमेरिका रवाना हुए तो उन्होंने दावा किया था कि वो ईरान इसराइल जंग बंदी से भी कहीं ज्यादा बड़े मामले के लिए वाशिंगटन रवाना हो रहा है। और फिर वाशिंगटन पहुंचते ही उन्होंने सिचुएशन रूम में कौमी सलामती की टीम से मुलाकात की। ये सारे के सारे मामला हो रहे हैं। हमारे साथ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर एक बड़ी बात है बहुत ज़्यादा परेशानी भारत में नज़र आ रही है। अमरीकी सदर की ऑडियंस मिलना, उनसे मुलाकात होना, लंच पे मुलाकात होना, वाइट हाउस में होना, पिछले 6 साल में किसी भी शख्सियत की पाकिस्तान की तरफ से ये पहली मुलाकात है। बहुत कुछ हो रहा है खित्ते में, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं खित्ते में। क्या पाकिस्तान के लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम है? ज़ाहिर पाक भारत के हवाले से भी किरदार अदा करने की ट्रंप बात करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, सबसे पहले तो मैंने आपका जो इब्तदाइया है सारा सुना है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा जो आज 2 बजे मेरा ख्याल है आपने टाइम बताया है कैबिनेट रूम में जो लंच है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो होस्ट किया हुआ है, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी माइलस्टोन डेवलपमेंट है। बहुत बड़ा माइलस्टोन है पाक अमेरिका ताल्लुकात में। 76-70 साल की हमारी तारीख है ताल्लुकात की, और बड़ी कुर्बत भी रही। बीच में कहीं कहीं सरमारी जो है वो भी नजर आती है आपको। मुख्तलिफ 90s में देख लें या उसके बाद देख लें, लेकिन ये जो एक वार्मथ जो है रिवाइव हुई है हमारे ताल्लुकात में, मेरा ख्याल है तारीख में जो जिस लेवल पे इस वक्त ये पहुंची हुई है अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में, इस किस्म की वार्मथ जो है या एक किस्म की गर्मजोशी वो पहले नहीं देखी गई कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो है वो लंच पे जो है उन्होंने इनवाइट किया हुआ है। पिछले वो 3 रोज से वहाँ पे हैं। वहाँ पे जो 250 साल सेलिब्रेशन हुई है उनकी फौज की, उसमें भी उन्होंने शिरकत की। तो एक बड़ा लैंडमार्क विजिट है, और मैं समझता हूँ कि ये पाक अमेरिका ताल्लुकात की जो डेवलपमेंट है ये इससे जो है इस खित्ते में भी और बियॉन्ड दिस रीजन जो है इसके बड़े खुशगवार असरात मरतब होंगे। और ख्वाजा साहब, एक ऐसा वक्त जब पाक भारत टेंशन तो कम हो गई, मगर इस वक्त बहुत ज़्यादा खित्ते में एक और टेंशन शुरू हो गई। जंग का माहौल है इसराइल और ईरान के दरमियान। पाकिस्तान के मुसलसल बयानात आ रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में क्या किरदार अदा किया, वो सारी बातें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सागदार साहब ने बताई। खुद आर्मी चीफ वज़ीर आज़म के साथ ईरान गए थे। ट्रंप खड़े मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ। उनके हालिया बयानात पाकिस्तान के इस वक्त मुश्किल पोजीशन में है। अगर इस हवाले से बात होती है, क्योंकि ट्रंप से तवक्को की जा सकती है कि वो इस हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात करेंगे। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप से ये तवक्को की जानी चाहिए कि वो इस टॉपिक पे बात करें। और मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वहाँ पे मौजूदगी जो है ये सारा स्केड्यूल, ये टूर जो था ये पहले से तय शुदा था। इवेंट्स ने जो है वो टेक कर लिया हुआ है, लेकिन ये पुराना तयशुदा था। लेकिन वहाँ पे उनकी मौजूदगी मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ कि इससे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि अगर ये सिलसिला, मेरा ख्याल है कि ज़रूर सामने आएगा गुफ्तगू में, ईरान और इसराइल की जो इस वक्त टेंशन है उसमें फील्ड मार्शल आसिम जो हैं वो बड़ा पिवटल रोल अदा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो उनका इस वक्त काट जो है पाक भारत जो क्लैश हुआ है उसके बाद जिस तरह इन्हांस हुआ है, वो उस काट की जो एक बैकग्राउंड में या उसके न्यू फाउंड जो एक स्टेटस है पाकिस्तान का, उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान जो है अमन का एक उसमें बड़ा क्रूशियल रोल अदा कर सकता है। मगर एक ऐसे वक्त में जब वो रुक ही नहीं रहे हैं नेतन्याहू, और ज़ाहिर ट्रंप के अंदर भी अब तनकीद होना शुरू हो गई है। उनकी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टीम है उसमें बहुत सारे लोग जो उनके सपोर्टर थे वो सवाल उठा रहे हैं कि आप तो वादा करके आए थे कि आप जंगों से निकालेंगे और एक जंग में अमेरिका को नहीं धकेलना चाहिए। इराक की मिसालें दी जा रही हैं। सब पाकिस्तान किरदार अदा कर पाएगा ऐसी सूरत हाल में कोई, या पाकिस्तान पर दबाव भी आ सकता है अमेरिका का? नहीं, देखें ये अटेम्प्ट जो है मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत मुझे अकल समझ है उससे मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये एक मौका है, ये अपॉर्चुनिटी, गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस क्राइसिस के अंदर एक अच्छा और इम्पोर्टेंट किरदार जो है वो अदा कर सकता है। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई इस किस्म की अपॉर्चुनिटी इसलिए प्रोवाइड की गई है कि वहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद हों और वो उसमें ऑफर करें कि पाकिस्तान जो है ईरान के बिहाफ पे या ईरान के साथ बातचीत में किसी न किसी तरह जो है टेम्परेचर जो है इस खित्ते में नीचे लाए जा सकते हैं।
आप देखेंगे जो आपने इब्तदाइये में भी कहा कि ये जो जंग है ये पूरे के पूरे रीजन को जो है अनगल्फ कर सकती है, लपेट में ले सकती है, और ये इस रीजन के तमाम ममालिक जो हैं चाहे वो जितना मर्जी अपना दामन बचाएं, वो दामन साख से अपना दामन नहीं बचा सकते। और ये चीज़ जो है पाकिस्तान का एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो है वो वाशिंगटन में एक लंच के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो है मिल रही है, वो ये पाकिस्तान की तरफ से, इस खित्ते की तरफ से, इस खित्ते के अमन की तरफ से जो है, अमन के दाई होने की निस्बत से वो ये पैगाम दे सकते हैं कि जिस तरह आपने पाक भारत जंग में जो है प्रेसिडेंट साहब आपने एक रोल अदा किया, बड़ा पिवटल रोल था, बड़ा फैसला कुन उनका किरदार था, उसकी वजह से जंग के बादल छट गए हुए हैं अल्लाह के फजल से, अब तक तो है, आइंदा भी ये छटे रहे तो बेहतर बात है। यही रोल जो है वो इधर भी अदा कर सकते हैं। ये मैं ये सारी चीज जो है अजम्पशंस कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज हैं। ये बड़ी अहम बात है, आप ये कह रहे हैं कि आप इसको एक यहाँ भी अदा कर सकते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट में भी अदा कर सकते हैं, क्योंकि मुश्किल पहले से तय थी और उसके बाद जंग छिड़ गई। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ जाता है इस मीटिंग में, आप कह रहे हैं ये भी एक अपॉर्चुनिटी है खित्ते में, उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान का हो सकता है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान किसी दबाव में आएगा। देखें ये बड़ा मशहूर एक है, ये आप उसको कहावत कह रहे हैं या एक मुहावरा कह रहे हैं कि हर क्राइसिस जो है ना वो आपको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। ये क्राइसिस जो है मैं समझा उसने पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प से वो बात करें, अमेरिकन ऑफिशियल से वो बात करें, पाकिस्तान के बिहाफ पे बात करें, इस रीजन के बिहाफ पे बात करें कि जो आपने रोल जो है पाक भारत जंग के दौरान जो है अदा किया है, वही रोल जो है पीस मेकर का, एक डील मेकर का रोल जो है वो आप इस वक्त जो खलफशार है, जो जंग के बादल जो है बड़े मुहीब किस्म के छाए हुए हैं ईरान और इसमें इसराइल में जो कुछ गजा में हो रहा है, ये सारे इस इलाके में जो खलफशार है उसको ख़त्म करने में प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है बड़ा फैसला कुन किरदार अदा कर रहे हैं, और पाकिस्तान ये मैसेज उनको देगा। मुझे ये मेरी अपनी कैलकुलेशन जो है कि इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया जाएगा, और इस अपॉर्चुनिटी जो है, इस क्राइसिस ने ये हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमारे एक नहायत ही अहम जो है पर्सनैलिटी पाकिस्तान की वहाँ पे मौजूद है जो इसमें किरदार अदा कर सकती हैं। वैसे हालिया दिनों में ट्रम्प ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और फिर सेंटकॉम के चीफ ने दाइश खुरासान के हवाले से कार्रवाइयों में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से पाकिस्तान की तारीफ की, मगर फिर यह भी वाज़ेह हो रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को पिछली कई दहाइयों से नेशनल सिक्योरिटी के लेंस से ही देखता आया है, और अब क्या माजी में जो हुआ क्या आगे भी यही होने वाला है, या पाकिस्तान की लीडरशिप इसको बदलेगी कि सिक्योरिटी के, नेशनल सिक्योरिटी के लेंस से? आपने देखी, क्योंकि जब मुलाकात होती है आर्मी चीफ की तो भी ये सवाल उठता है कि वो देखता है सिक्योरिटी लेंस से अमेरिका, तो मिलता भी उन्हीं से है जो इस हवाले से किरदार अदा कर सकते हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है कि जो हमें जिस लेंस से के जरिए या उसके थ्रू पाकिस्तान को देखा जाता है, चाहे वो सीटो सेंटो था या उसके बाद अफगान वॉर, पहली अफगान वॉर थी, उसके बाद दूसरी अफगान वॉर थी, ये सारा कोरिया की जंग से लेके मैं जो है इस साल बैक ट्रैक करूंगा हिस्ट्री को, और ये सारी जो है ना वो हमारे रिलेशनशिप में जो है ना वो ओवरवेलमिंग जो इन्फ्लुएंस रहा है वो मिलिट्री रिलेशनशिप का रहा है। ओवरवेलमिंग जो है वो हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसमें रहा हुआ है। चाइना के साथ जो दरवाजे खोले वो भी पाकिस्तान ने खोले, दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन और दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक मोमेंट जिसमें ये सारा कुछ किया गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर उसी को ले लिया जाए तो मैं आई वुड डेफिनेटली एडवोकेट के रिलेशनशिप जो है ये वाइडर होना चाहिए, इसमें ट्रेड भी आए, इसमें हमारे दूसरे हर किस्म के रिलेशनशिप जो है वो शामिल होने चाहिए। लेकिन अगर इस वक्त अपॉर्चुनिटी हमारे मिलिट्री रिलेशनशिप ने अगर प्रोवाइड की है, उस अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान को इनकैच करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस रीजन। और अमेरिकन लीडरशिप का एक रोल जो है, जो तारीखी रोल होगा, वो अदा करने के लिए पाकिस्तान शुड पेव द वे
for this region, for Pakistan, and obviously for the United States of America. वैसे आखिर में आपने चीन का भी जिक्र किया, एक तो पहले ही जो पाकिस्तान और भारत आमने सामने आए, उनके रफाल तैयारे मार गिराए गए। अब वो ये कह रहे हैं कि जेफ थंडर 17 J-10 से आगे पाकिस्तान को जो उनके जदीद तरीन चाइना के J-35 स्टेल्थ जेट्स हैं वो 40 तैयारे मिलने वाले हैं। चीन ने ये फैसला कर लिया है। बतौर डिफेंस मिनिस्टर क्या कंफर्म करेंगे आप इस बात को, ये होने जा रहा है? देखिए, मैं डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से आई एम नॉट सपोज टू टॉक ऑन दीज सब्जेक्ट्स कि हम क्या एक्वायर कर रहे हैं, क्या एक्वायर कर लिया है, क्या हमारी कैपेबिलिटीज हैं। ये सारी चीजें जो हैं अंडर द रैप्स ही रहें तो बेहतर होता है। लेकिन अगर इंडिया को इतनी जो है वो फर्क हो रही है, जिस तरह हम पंजाबी में कह रहे हैं कि इनको जहाज मिल रहे हैं, इधर से 40 जहाज जो मिल रहे हैं, जो लेटेस्ट वर्जन जो है JF जहाज़ों की चाइना से, तो मेरा ख्याल है उनकी परेशानी में इजाफा होने दें, लगा रहने दें उनको। जो है जो उनकी जो अनईजीनेस है, लेट इट इंक्रीज, और वो उनके फिक्र में इजाफा, उनके तशवीश में इजाफा हो। बहरहाल पाकिस्तान हैज़ द राइट टू एक्वायर एनीथिंग अपनी दफा के लिए, जब तक हमारी फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद हैं, इस खिते में मौजूद हैं। अगर हिंदुस्तान चाहता है कि ये सारी जो रेस जो है ये ख़त्म हो, कश्मीर का मसला तय करे, नॉर्मलाइज रिलेशनशिप करें। उन्होंने कश्मीर का मसला जो है वो तो अब बाइलैटरल नहीं रहा, और मैंने ये आर्गूमेंट मैं देता हूँ। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ऑफर की है उससे भी इंटरनेशनलाइज हुआ है, और दूसरी ये बात है कि अगर वो IWT यानी इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं या उसको ओपन कर सकते हैं, या उसको जो है बावजूद इस बात के कि ऐसी कोई क्लॉज नहीं है उसके मतलब वो जो है कोई ना कोई उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, अच्छा लिया है, बुरा लिया है, वो तो एक बात की बात है। तो उसी तरह हम शिमला माहदा में जो चीज़ है कि बाइलैटरल बातें होंगी, जो एक उसमें एग्रीमेंट में हुआ था, तो वो हम खोल देते हैं। वाई बाइलैटरल? अगर अमेरिका एक सुपर पावर है, उसने एक अभी रिसेंटली हमारे कॉन्फ्लिक्ट में एक किरदार अदा किया है, वो किरदार जो है बाकी मामलात में भी अदा करे। यहाँ पे अच्छी बात है, अगर कहीं पे लड़ाई होती है तो जो बड़े होते हैं वो आके बीच में कोई लड़ाई छुड़ाते हैं, कुछ सुलह सफाई की बात करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जहाँ तक असला एक्वायर करने की है, जहाज या जो भी हम एक्वायर करें वो हमारा राइट है, एंड वी विल एक्वायर द मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट। हमने इस बजट के अंदर जो है बड़ी सब्सटेंशियल इंक्रीज की है, हमारे जो डिफेंस बजट है उसमें इंक्रीज की है, और हम तमाम तरह अपने कौमी वसाइल जो है अपनी दफा के लिए उनको बरूए कार लाएंगे। ये हमारा राइट है। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफा। गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी तरफ ईरान पर इसराइली जारियत के बाद दोनों ममालिक के दरमियान शुरू होने वाली जंग 6ठे दिन में दाखिल हो चुकी है, और दोनों जानिब से एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले तेहरान से सहाफ़ी जॉन हुसैन ने हमें एक वीडियो भेजी है और बताया है कि ईरान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है और ईरान ने एक नया मिसाइल लॉन्च किया है। और ख़ुद जॉन हुसैन जो कि तेहरान में रहते हैं, उन्होंने हमें खुद बताया कि उन्होंने इससे पहले इस किस्म के मिसाइल नहीं देखे हैं। एक तरफ खुद ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हमने जो मिसाइल लॉन्च किए मुसाद के हेडक्वार्टर को अटैक करने के लिए, उनको वो नहीं शील्ड कर सके, वो अलग नौइयत के मिसाइल थे। और हमें जॉन हुसैन ने ये वीडियो भेजी और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस किस्म की मिसाइल नहीं देखे हैं। सारी सूरत हाल में अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से सरेंडर करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि उन्हें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं और वो उन्हें मार सकते हैं। जिसके बाद आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का जवाब भी सामने आया है और उन्होंने अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा है कि ईरान किसी भी सूरत सरेंडर नहीं करेगा। इसके बाद फिर अमरीकी सदर ट्रंप का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को आगे मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ईरान मुज़ाकरात चाहता है मगर अब बहुत देर हो गई है। Iran's got a lot of trouble and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? Why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. You know, everyone thought it was going to be the reverse. I didn't think so. Last minute they said, no, we're not going to do that. And they got hit. Remember 60 days? And then came the 60. 61 is going to become a very famous number. That was one hell of a hit, that first hit. Not sustainable. It ended on the first night. Have the Iranians reached out to you? Yes. And what did they say?
I said it's very late. There's a big difference between now and a week ago. They've suggested that they come to the White House. They suggested, because I can't go now because of what's going on. I had to come back early from the G7. I don't know how much longer it's going to go on. I mean, they're totally defenseless. They have no air defense. We've totally captured the air. Unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Then we go blow up all the nuclear stuff that's all over the place there. Now they're not bullies anymore, but we'll see what happens. Look, nothing's finished until it's finished. You know, war is very complex. A lot of bad things can happen. The next week is going to be very big, maybe less than a week. इस सारी सूरत हाल पर हम तेहरान जाएंगे, क्योंकि ईरान की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने इसराइल पर हमले किए। इसराइल भी दावे कर रहा है कि तेहरान में आज उनकी तरफ से हमले किए गए हैं। तेहरान में सहाफ़ी जॉन हुसैन मौजूद हैं। जॉन, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप मुसलसल पाकिस्तान के अवाम को बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैं आपके पीछे इस वक्त धुआं देख रहा हूँ, क्या हुआ है तेहरान में? जी शाहजेब, इस वक्त बताया जा रहा है कि यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर्स जो है तेहरान का, उसके ऊपर एक्सप्लोजन हुई है। हम लोग यहीं पे मौजूद थे जब ये हुआ। हम लोगों ने कोई स्ट्राइक नहीं देखी, कोई ऊपर से कोई प्रोजेक्टाइल आता हुआ नहीं देखा, जस्ट एन एक्सप्लोजन। तो पीछे, और जब मैंने पूछा कहाँ हुआ है, तो ये बताया जा रहा है कि तेहरान का जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है वहां पे हमला किया गया है। और आवाज आप लोगों को आई थी एक धमाके की? जी बिल्कुल, मौजूद थे हम, तो जो वो देख रहे हैं, तो धमाके की आवाज आई। हम लोग उसी डायरेक्शन में देख रहे थे जब हमारे सामने धमाका हुआ। लेकिन बहरहाल कोई ऐसी विजिबल चीज नहीं आई कि ऊपर से कोई चीज गिरी हो या फिर फॉर एग्जांपल कोई हिट प्रोजेक्टाइल ने किसी ने हिट किया हो। जस्ट एन एक्सप्लोजन हमारे सामने जो है वो इरप्ट हुआ, और आपके पीछे धुआं आपको नजर आ ही रहा होगा। बट साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आज इसराइल ने तेहरान में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाने का दावा किया है। तेहरान में इमाम यूनिवर्सिटी, सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला, मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। इसके अलावा ईरान ने ड्रोन तैयारा मार गिराने का दावा किया है। क्या इतने मुतअद्दिद हमले किए गए हैं वाकई तेहरान में? देखें शाहजेब, ये इससे पहले मुझे जो इंफॉर्मेशन और जो आवाजें आई, वो दो आवाजें आई। डिस्ट्रिक्ट 3 में अगेन एक जगह हिट हुआ, और डिस्ट्रिक्ट 1 में कहा यह जाता है कि एक जो था उसमें से रेड क्रिसेंट सोसाइटी की बिल्डिंग थी जिसको हिट किया गया था। एंड यू नो दैट कि रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, वहां पे हिट किया गया था। उसके अलावा यस, ये भी बोला जा रहा है कि एक यूनिवर्सिटी को भी हिट किया है। एंड बाकी जगहों पे ईरान ने 61 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। बाकी उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो इंटरनली भी आज दो मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा है, और कल रात को 2 मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा था। और एट द सेम टाइम एल्बोर्ज में रिमोट कंट्रोल्ड मिसाइल लॉन्चर बरामद की गई। और उसके अलावा एक और जगह पे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप्स हैं जिनको इजराइल यूज कर रहा है इंटरनली काम में ड्रोन के लिए। तो उनको जो है वो इंटरसेप्ट किया गया, उनको देखा गया और उनको सीज किया गया बेसिकली, और लोगों को भी अरेस्ट किया गया। तो ये है इस वक्त की सिचुएशन तेहरान के अंदर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी बिल्कुल। और इस वक्त फिर मुझे बताएगा कि कल अमरीकी सदर ने सरेंडर का कहा। आयतुल्लाह खामनेई को डायरेक्ट उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम लेके कहा कि हमें पता है कहाँ है, फिलहाल आपको टारगेट नहीं करेंगे। फिर आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से भी सख्त जवाब सामने आया सरेंडर का जो ट्रंप का बयान था। अब ये मामला इसराइल और ईरान के दरमियान से ऊपर जाकर अमरीकी सदर ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के दरमियान हो गया है। इस वक्त वहाँ पर फिर क्या माहौल है इस बात को देखकर ईरानी अवाम में भी? इसके अलावा जो आप वहां देख रहे हैं, किस तरह मीडिया कवर कर रहा है? देखिए, ईरानी अवाम का अगर मैं कहूं, ईरानी अवाम ने ट्रंप के इन ट्वीट्स को या ट्रंप की इस कॉन्वर्जेशन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है। क्योंकि ऑब्वियसली ट्रंप इवन डज नॉट नो कि ट्रंप खुद क्या कह रहा है। कभी कहता है कि नेगोशिएशन कर लेते हैं, कभी कहता है कि अटैक करेंगे, कभी कहता है नहीं मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे। तो बेसिकली दे डू नॉट टेक ट्रंप वेरी सीरियसली। हाउएवर जाहिर सी बात है, ट्रंप के ट्वीट ने कुछ लोगों के अंदर तो ज़ाहिर स्ट्रेस पैदा किया ही है। और यहाँ पे जो आवाम का या मीडिया का जो नैरेटिव है वो भी यही है कि मीडिया में ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मीडिया को बिल्कुल पता है कि ट्रंप क्या स्टेटमेंट दे रहा है, इनके जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के वो क्या जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पे थिंक टैंक्स का ये कहना है या यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स का ये कहना है कि ट्रंप का आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट करना एक बहुत बड़ी गलती होगा, एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगा। और ट्रंप शायद खुद भी नहीं चाहेगा कि टारगेट करे, क्योंकि ट्रंप को मालूम है कि ईरान की इस वक्त की स्ट्रेटेजिक यूएस की जो एसेट्स है उनके ऊपर अटैक हो सकते हैं इफ द यूएस गेट्स इन्वॉल्व्ड इन द वॉर। एट द सेम टाइम ट्रंप के ऊपर पर्सनली भी जो सुप्रीम लीडर की एक रिलीजियस फॉलोइंग है, वो ट्रंप के ऊपर जो है पूरी जिंदगी एक खौफ की तरह जो है वो ऊपर रहेगी। और ट्रंप को पता है कि ट्रंप जो है वो टारगेट हो सकते हैं अगर उन्होंने ऐसा कोई इकदाम
उठाया। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से। मतलब ये बताएगा कि बहरहाल साल साल से ये तो देखा गया कि ईरान के अवाम में कहीं ना कहीं नाराजियां थी, 2022-23 में भी वो सड़कों पर आए। इस वक्त जो नाराजियां हैं वो सारी की सारी शिफ्ट और नाराजियां और गुस्सा वो सारा शिफ्ट इसराइल की तरफ हो गया है, या वो जो क्रैक्स थे सोसाइटी के वो अभी भी मौजूद हैं और रिजीम को उनसे भी खतरा है? देखिए, वो जो जितना मैंने लोगों से बात की है, जितने भी एक्सट्रीमली अपोजिंग जो साइड्स थी, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स जिनसे मैंने बात की जो अपोजिंग व्यूज रखते थे, उनका व्यू पॉइंट चेंज हो रहा है एंड दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रो गवर्नमेंट। तो वो और ज्यादा गवर्नमेंट के सपोर्ट में जो है वो आ गए हैं और वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक मुल्क के अंदर आते हैं, उनकी सॉवरेन टेरिटरी वायलेट करते हैं, मासूम बच्चों को, खवातीन को, एकेडमिक्स को, साइंटिस्ट को, जर्नलिस्ट को टारगेट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान के अवाम को पता है कि खर्च होते हैं ईरान को डिस्टेबलाइज करने में और गवर्नमेंट को चेंज करने में। यस, यू आर राइट के पहले प्रोटेस्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, वी हैव टू बी रैशनल अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम मेनी ऑफ द थिंग्स दैट आर सेड इन द इंटरनेशनल मीडिया, जितनी भी चीजें बोली जाती है वो काफी ज्यादा एग्जैजरेटेड होती हैं, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग के बजाय जो उनके व्यू पॉइंट रखने वाले लोग हैं उनसे वो सिलेक्टिवली जो है वो रिपोर्टिंग लेते हैं। तो यहाँ पे आई वुड से कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इस बात पे हो रही है कि ईरान के अंदर डिस्टेबिलिटी हो, लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है क्योंकि लोग और ज्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट में आ रहे हैं। और एक और बात, क्योंकि आप वहां पर ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, एक और बात जो इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा बता रहा है वो ये, और हर दिन ये सूरत हाल बदल रही है, और वो ये कह रहे हैं कि तेहरान में बहुत ज़्यादा पैनिक है। आपने हमें पिछले 2 दिन में बताया, कल आपने कहा कि ज़रा पैनिक ज़रूर बढ़ा है मगर वैसा नहीं है। अब आज क्या सूरत हाल है? क्या वाकई लोग तेज़ी से अब नकल मकानी कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रंप भी कूद गए और कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल ना हो जाए? ताजेब, मैं आपको चलते चलते जवाब देता हूं, रोड का व्यू भी देख लेते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों का जो स्ट्रेस है वो ऑब्वियसली बढ़ रहा है डे बाय डे एज द रिटेलिएशंस आर गोइंग ऑन, क्योंकि इजराइल के ऊपर ईरान ने इतना खतरनाक हमला किया, गिलियत मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पे, अमन मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स पे, डिफरेंट मकाम पे, नेगेव डेजर्ट के अंदर थैड मिसाइल्स को टारगेट बनाया गया, डिफरेंट जगहों पे ईरान ने सक्सेसफुली क्योंकि पेनिट्रेशन की, उसकी वजह से लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इजराइल बहुत हार्श रिटेलिएशन करेगा। मैं आपको अपने पीछे यासीनी हाईवे दिखा रहा हूं। यासीनी हाईवे इज द कनेक्शन पॉइंट बिटवीन तेहरान एंड द साउथ। तो ये आप अपने सामने, बिल्कुल सामने आप अपने ट्रैफिक देख रहे होंगे, बिल्कुल नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रश जमा हुआ हो या केओटिक पोजीशन हो, और लाइट जल रही हैं, सुकून से लाइट भी जल रही हैं घरों की, बिल्डिंगों की, कोई ऐसा जो है वो, मैं आपको बिल्कुल न्यूट्रल ग्राउंड रियलिटीज दिखा रहा हूं इस वक्त आपके सामने। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे ऊपर सेंसरशिप है या मुझे बोला जा रहा है ऐसा कहने के लिए, बट दिस इज व्हाट इट इज एंड आई एम सीइंग इट फ्रॉम माय ओन आईज। ये एक बड़ी अहम बात है, और जाहिर है एक तरफ आपके एक ट्रेजेडी नजर आ रही है, आपने अब से थोड़ी देर पहले मनाजिर दिखाए कि इमारत से धुआं उठ रहा है और वहां पर इसराइली स्ट्राइक आके लगी है। दूसरी तरफ आप दिखा रहे हैं कि नॉर्मल है। ये क्या लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब ये जंग तो बहरहाल है, ये क्योंकि जाहिर है ये एक ऐसा रवैया है जिसमें एक तरफ जंग हो रही है, स्ट्राइक्स हो रही हैं, दूसरी तरफ लोग पैनिक जरूर बढ़ रहा है जैसा कि आप भी बता रहे हैं, मगर उस हिसाब से नहीं है जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। जी बिल्कुल शाहजेब, आपने सही कहा। देखें, मैं अभी दुकान पे गया था ड्रिंक लेने के लिए, तो ईरानी ने मुझसे कहा, मैंने तासरात पूछे, उसने कहा चीज ही नहीं। तो बेसिकली फारसी में उसने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। ईरानियंस हैव गॉन थ्रू, ईरानियंस जो है वो 1980 से लेकर 1988 तक ईरान इराक की जंग थी, उसके अंदर थे। 5 लाख से ज्यादा लोग इनके शहीद हुए। सद्दाम के साथ पूरा वेस्ट, रशिया इनफैक्ट खड़ा हुआ था, उनको वेपन सप्लाई कर रहा था, केमिकल वेपन्स अटैक्स हो रहे थे। तो ईरानियंस हैव सीन वर्स। 1981 में इनकी पूरी पार्लियामेंट को उड़ा दिया गया था और इनका जो है रिस्पांस बिल्कुल नॉर्मल था। एंड एट द सेम टाइम अभी भी हमें यही नजर आ रहा है दैट पीपल आर रेडी एंड पीपल नो दैट दिस इज गोइंग ऑन। लोग तैयार हैं इस चीज के लिए, लोग रेजिलियंट है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, काफी अनएक्सपेक्टेड है, रीजनेबल नहीं है, आई नो, बट आई माई सेल्फ आई एम शॉक्ड एंड आई डोंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से जो है वो इतनी स्टेबिलिटी है डिस्पाइट द फैक्ट के सामने नजर आ रहा है एक्सप्लोजन्स हो रही हैं। अच्छा, एक और बात जो कि अब खुद बाकायदा तौर पर अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कि पहले फिर भी लोगों की राय थी कि न्यूक्लियर डील हो जाए और ज़्यादा अहम है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस हट जाएं। अब कहीं ना कहीं लोग उल्टा नाराज़ हैं ईरानी हुकूमत से कि एटम बम बना क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा हक था, हमें ज़रूरत थी इस बात की। क्या वाकई ये सेंटिमेंट इस वक्त पैदा हो गया वहाँ? जी शाहजेब, कुछ लोगों में ये सेंटिमेंट बिल्कुल मौजूद है कि ईरान की गवर्नमेंट को बना लेना चाहिए था। क्यों नहीं बनाया न्यूक्लियर वेपन, बहुत जरूरत थी, बनाना चाहिए था, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं ऑब्वियसली। बट देन अगेन ईरान जो इनके जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका फतवा था 2003 में, उन्होंने खुद सस्पेंड किया
वेपन्स प्रोग्राम इनरिचमेंट साइकिल जो है उनकी कंप्लीट हुई हुई है। दे आर डेज अवे फ्रॉम मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब एंड नेतन्याहू तो ये 1995 से कहता हुआ आ रहा है, बट दे हैव नॉट मेड अ न्यूक्लियर बॉम्ब और कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन बिकॉज वी वांट टू डू राइट बाय हिस्ट्री। आज इनके जो सुप्रीम लीडर है उनका बयान यही आया था कि हम ईरान को भी कुर्बान कर देंगे, दिस वॉर इज ग्रेटर देन ईरान इटसेल्फ। सो आई थिंक इस हिसाब से जो है वो गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट स्टांस लिया हुआ है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस न्यूक्लियर वेपन्स वो नहीं बनाएंगे। जॉन, आप पाकिस्तान के अवाम को ग्राउंड से सूरत हाल का बता रहे हैं, आप खुद भी महफूज रही है, हम दुआ गो हैं कि आप महफूज रहें, इस जंग का एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आए। बहुत शुक्रिया। तफसीलात आप ग्राउंड से देख रहे थे, एक तरफ जॉन हुसैन के आप धुआं उठता देख रहे थे क्योंकि इसराइली स्ट्राइक हुई है, दूसरी तरफ उन्होंने मनाजिर दिखाए कि पैनिक ज़रूर बढ़ा है मगर वैसा नहीं है कि लोग तेहरान को छोड़ कर भाग रहे हैं। तेहरान के अवाम क्या सोच रहे हैं, उनका क्या सेंटीमेंट है, ये भी उन्होंने बताया। इसके अलावा ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका इसराइल की मदद के लिए बाकायदा तौर पर जंग में कूद सकता है, जबकि ये रिपोर्ट्स भी हैं कि 6 दिन की मुसलसल बमबारी के बाद ईरान और इसराइल दोनों के पास असलहे का ज़ख़ीरा कम होता जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में ईरान की वज़ारत दिफा ने दावा कर दिया है कि गुज़िश्ता रात उन्होंने इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के दफ्तर को निशाना बनाने के लिए नया अनडिटेक्टेबल मिसाइल इस्तेमाल किया है और इसराइली दिफाई निज़ाम ईरान के मिसाइल हमलों के आगे बेबस नजर आ रहा है। इसराइल के खिलाफ ताज़ा हमलों में फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने एक इसराइली ड्रोन मार गिराया है और इस हवाले से ईरानी मीडिया पर एक वीडियो भी चल रही है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज इसराइल ने भी तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान की इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सरकारी रेडियो की इमारत के करीब इसराइली हमले हुए हैं, जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक उन्हें इतलात मौसूल हुई हैं कि ईरानी शहर कर्ज में वाक़े पयाम एयरपोर्ट के करीब धमाके हुए हैं और ये एयरपोर्ट इससे पहले भी इसराइली हमलों का निशाना बन चुका है। इसके अलावा तेहरान के मशरिकी हिस्से से भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी हुकूमत के एक तर्जुमान ने इस बात की भी तस्दीक की है कि ईरान के कम अज़ कम 2 बैंक्स पर साइबर हमले हुए हैं। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए आर्जी तौर पर इंटरनेट पाबंदियाँ नाफिज कर दी गई हैं, जबकि इसराइली फ़ौज के मुताबिक आज उसकी फ़िज़ाइया ने मिसाइल स्ट्रक्चर्स और ईरानी फ़ौजी एहलकारों समेत तकरीबन 40 अहदाफ को निशाना बनाया है। इसी तरह इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स ने दावा किया है कि इसराइली लड़ाका तैयारों ने ईरान के दाखिली सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। इससे पहले इसराइली चैनल 12 ने रिपोर्ट किया था कि इसराइली फ़ज़ाइया तेहरान के आसपास अस्करी अहदाफ पर हमले कर रही है। इस सारी सूरत हाल में इसराइल का अहम इत्तेहादी अमरीका खुलकर उसकी हिमायत कर रहा है और अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीका इसराइल के हमलों में मदद देने की तैयारियां कर रहा है और ट्रंप ने भी इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता तरदीद करने के बजाय इंतहाई गैर मामूली रवैया इख्तियार किया हुआ है। पहले वो कनाडा में होने वाले G7 इजलास से जल्दी में निकल आए, फिर रास्ते में सहाफ़ियों को बताया कि वो जंगबंदी के बजाय इस मामले का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। फिर उन्होंने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अमरीका की कौमी सलामती कमेटी के एक हंगामी इजलास की सदारत की और उसके बाद ये खबर सामने आई कि ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से एक तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इसी दौरान ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर करने का मुतालबा कर दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि वो जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई इस वक्त कहाँ छुपे हुए हैं, मगर वो उन्हें फ़िलहाल नहीं मारेंगे। अमेरिका के इक़दामात और सदर ट्रंप के गैर मामूली बयानात के बाद अब ईरान के सुप्रीम लीडर का जवाब भी सामने आ गया है। पहले ये खबर आई कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने आज कौम से खिताब करना है और फिर ईरान की सरकारी टीवी पर उनसे मंसूब बयान पढ़कर सुनाया गया, जिसके बाद उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर कर दी गई, जिसके मुताबिक अमरीकी सदर हमें धमकियां दे रहा है। अपनी बेसरोपा बातों के जरिए वो ईरानी कौम से मुतालबा करता है कि उनके सामने सरेंडर कर दें। अमरीका को ऐसी धमकियां उनके लिए रखनी चाहिए जो धमकियों से डरते हों। ईरानी कौम ऐसी धमकियों से खौफजदा नहीं होती। ईरान के सुप्रीम लीडर ने मजीद कहा कि ईरानी कौम को सरेंडर करने का कहना दानिशमंदी नहीं है। ईरानी कौम आखिर किस बात पर हथियार डाले, हम किसी के हमले के जवाब में कभी हथियार नहीं डालेंगे। यही ईरानी कौम की मंतक है, यही उसका जज्बा है। अगर अमेरिका इस मामले यानी जंग में शामिल हुआ तो ये उसके लिए मुकम्मल तौर पर नुकसानदेह होगा। अमेरिका को जो नुकसान होगा वो ईरान को पहुंचने वाले किसी भी नुकसान से कहीं ज़्यादा और कहीं बड़ा होगा। अगर अमेरिका इस जंग में फौजी तौर पर दाखिल होता है तो उसको होने वाला नुकसान यकीनन नाकाबिले तलाफी होगा। सेहूनी हुकूमत का हमारी सरजमीन पर हमला उस वक्त हुआ जब ईरानी हुकाम अमेरिका के साथ इनडायरेक्ट मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे और ईरान की तरफ से किसी फौजी कार्रवाई का कोई इंदिया भी नहीं दिया गया था। ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान के मुताबिक पहले भी शुबा था कि इस शरंगेज कार्रवाई में अमेरिका मुलविस है, लेकिन हालिया बयानात के बाद ये शुबा
रोज बरोज मजीद गहरा होता जा रहा है। ईरानी कौम किसी भी मुसल्लत करदा जंग के खिलाफ हमेशा की तरह मजबूती से खड़ी रहेगी। इसी तरह ईरानी कौम किसी भी मुसल्लत करदा अमन के खिलाफ भी डटकर खड़ी रहेगी। ईरानी कौम किसी के दबाव में आकर सर नहीं झुकाएगी। सेहूनी दुश्मन ने एक संगीन गलती की है और एक बड़ा जुर्म किया है और उसे उसकी सजा जरूर दी जाएगी। ट्रंप बराह रास्त ईरान से सरेंडर करने का मुतालबा कर रहे हैं और अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों में शमूलियत के इशारे भी मिल रहे हैं, जबकि ईरान भी अमेरिका को जंग में हिस्सा लेने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। और ईरान ने ट्रंप के इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया है कि ईरानी हुक्काम ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त की थी। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि किसी भी ईरानी ओहदेदार ने कभी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर झुकने की दरख्वास्त नहीं की। ट्रंप के झूठ से ज्यादा शर्मनाक बात उसकी बुज़दिलाना धमकी है जिसमें उसने ईरान के सुप्रीम लीडर को ख़त्म करने की बात की। ईरानी मिशन ने मजीद कहा कि ईरान दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता, ना ही दबाव में आकर अमन कबूल करता है, और ख़ास तौर पर एक ऐसे नाकाम जंग पसंद के सामने नहीं जो अपनी अहमियत बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा हो। इसी सूरत में बड़ी आलमी ताकतें तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर रही हैं। रूसी सरकारी खबर रसा एजेंसी तास के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल और ईरान के दरमियान जारी बहरान पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है और दोनों रहनुमाओं ने सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसके जल्द अज जल्द हल की जरूरत पर जोर दिया है। इसके अलावा रॉयटर्स के मुताबिक रूस के नायब वजीर खारजा सरगई रियाबकोफ ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने इसराइल को बराह रास्त फौजी इमदाद फराहम की तो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल संगीन हद तक अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकती है। रूसी खबर रसा एजेंसी इंटरफैक्स के मुताबिक रूसी नायब वजीर खारजा ने मजीद कहा है कि रूस अमेरिका को खबरदार करता है कि वो इसराइल की इस किस्म की कोई मदद ना करे और ना ही ऐसे ऑप्शंस पर गौर करे। एक अलग बयान में रूसी नायब वजीर खारजा ने मजीद बताया कि रूस इसराइल और ईरान दोनों के साथ राब्ते में है और इस हवाले से रूस और अमेरिका के दरमियान भी राब्ता कायम है। इससे पहले कल चीनी सदर शी जिनपिंग ने इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए कशीदगी खत्म करने का मुतालबा किया था। रॉयटर्स के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग ने मंगल को कहा कि उन्हें इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाई पर गहरी तशवीश है जिसने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। ये जुम्मे को शुरू होने वाले इस तनाज़े पर चीनी सदर का पहला अवामी बयान है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने काज़ाकिस्तान में 5 सेंट्रल एशियन मुमालिक के सरबराही इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन ऐसे तमाम इक़दामात की मुखालफत करता है जो किसी मुल्क की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करते हों। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे CCTV के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने मजीद कहा कि तमाम फरीक़ैन को चाहिए कि वो फौरी तौर पर कशीदगी कम करने के लिए काम करें और सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से रोकें। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरान इसराइल कशीदगी पर यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा है कि वो ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। बयान के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के वज़राए खारजा ने यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे के साथ पीर को ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू की थी और उन्होंने कशीदगी में कमी पर जोर देते हुए इस अज़म का इजहार किया कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात के जरिए हल तलाश करने में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़म हैं। इस जंग के हवाले से क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इसके अलावा आर्मी चीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात के हवाले से क्या अपडेट आ रही है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ईरान इसराइल जंग में इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि मगरबी मीडिया के मुताबिक जंग में दोनों ममालिक को असलहे की कमी का सामना हो सकता है। CNN के मुताबिक इसराइली फौज और माहिरीन के मुताबिक पिछले 14 महीनों में ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 700 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। अंदाजा है कि ईरान के पास अब 300 से लेकर 1300 तक ऐसे मिसाइल बाकी हो सकते हैं। ईरानी मिसाइल्स का ये बचा हुआ जखीरा पिछले 5 दिनों में इसराइल की शदीद फिजाई कार्रवाई का निशाना बना है। इसराइली फौज का कहना है कि उन्होंने ईरान के ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स में से कम से कम 1/3 को तबाह कर दिया है, जिससे ईरान की जवाबी हमले की सलाहियत मजीद कम हो सकती है। तज्जियाकारों का कहना है कि ईरान के मिसाइल ज़ख़ीरे में कमी उसे मुज़ाकरात पर मजबूर कर सकती है और साथ ही इसराइल की फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं, क्योंकि इसराइली फ़िज़ाई क़ुव्वत को इस वक्त कोई बड़ी मज़ाहमत दरपेश नहीं है और ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले भी हालिया दिनों में कम हुए हैं। ईरान के मिसाइल ज़ख़ीरे के बारे में कोई मुस्तनद अदद-ओ-शुमार दस्तयाब नहीं है, लेकिन
अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल मैकेंजी ने 2023 में कहा था कि ईरान के पास 3000 से ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम के मिसाइल मौजूद हैं। फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज़ के सीनियर फेलो बेहनाम बिन तालिब लू के मुताबिक ईरान के पास 1000 से 2000 तक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो सकते हैं, जो कि तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर तक हदफ को निशाना बना सकते हैं, यानी इसराइल तक पहुंच सकते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक अंदाजा है। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को 120, यकम अक्टूबर 2024 को 200 और पिछले 5 दिनों में 380 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए हैं, जो मजमूई तौर पर 700 बनते हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान का दिफाई निज़ाम इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि अब वो मिसाइलों के जरिए खुद को महफूज नहीं समझता? ये इस बात पर भी मुनहसिर है कि उसके पास असल में कितने मिसाइल थे और इसराइल ने इसकी फौजी तनसीबात को कितना नुकसान पहुंचाया है। बेनाम बिन तालिब लू का अंदाजा है कि ईरान के पास अब भी 1300 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बाकी हो सकते हैं, जबकि इसराइली एक्सपर्ट डॉक्टर अयाल पिनको के मुताबिक ये तादाद 700 से 800 हो सकती है। जबकि अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा कर दिया है कि इसराइल के पास ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने वाले दिफाई मिसाइल्स का जखीरा खत्म हो रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज एक अमरीकी एहलकार का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि इसराइल के पास दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की तादाद कम होती जा रही है। इस सूरत हाल ने ईरान की जानिब से दागे जाने वाले तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने की इसराइली सलाहियत पर सवालात खड़े कर दिए हैं। नेतन्याहू ये चाहते हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ उसकी जंग में शामिल हो जाए और वो आलमी बरादरी को भी मुसलसल बता रहे हैं कि ईरान सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि अमेरिका समेत आलमी बरादरी के लिए खतरा है, क्योंकि ईरान जौहरी हथियार बनाने के इंतहाई करीब है और उसके पास तकरीबन 9 एटम बम बनाने के लिए दरकार यूरेनियम मौजूद है। मगर देखिए कैसे नेतन्याहू 3 दहाइयों से यही दावे कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो जौहरी हथियार हासिल करने के करीब है। The deadline for attaining this goal is getting extremely close. And Iran, by the way, is also outpacing Iraq in the development of ballistic missile systems that they hope will reach the eastern seaboard of the United States within 15 years. By next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. The foremost sponsor of global terrorism could be weeks away from having enough enriched uranium for an entire arsenal of nuclear weapons. That would place a militant Islamic terror regime weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. इसी तरह नेतन्याहू के दावों के बरस गुज़िश्ता रोज CNN की एंकर अमानपुर से बात करते हुए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे ये कहा जा सके कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। I mean, there is this competition about who is wrong or right about the time that would be needed. Certainly, it was not for tomorrow. Maybe not a matter of years. I would there be perhaps more serious about this, and I don't think it was a matter of years. But this is speculation. Why? I go again to the beginning of my comment. These things we don't know, because if there was some activity which was clandestine or hidden or away from our inspectors, we couldn't know. What we informed and what we reported was that we did not have, as in coincidence with some of the sources you mentioned there, that we did not have any proof of a systematic effort to move into a nuclear weapon. आज ही प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।